हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीएसई ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं वेब ऑप्टिक्स की। वेब ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। आपसे अगर पूछा जाए कि ये तरंग प्रकाशिकी क्या है, तो आप कह सकते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन तरंगों के रूप में किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए, वैसे प्रकाश क्या होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक बार फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट पर। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश उजाला या फिर आप कह सकते हो रोशनी, किस नाम से इसे पुकारा जाए, चाहे आप प्रकाश कह सकते हो या उजाला कह सकते हो या रोशनी कह सकते हो, यह हमारे जीवन का अनमोल साथी है। और अगर हम बात करें, चाहे तितलियों के रंग बिरंगे पंखुड़ियों की खूबसूरती हो, या फिर फूलों की सुंदरता हो, या फिर सोने चांदी हीरे या मनमोहक पोशाकें हों, बिना प्रकाश के इन सब का कोई महत्व नहीं है। देखिए, प्रकाश के उपस्थिति में ही हम लोग अधिकतम गतिविधियों में भाग लेते हैं। प्रकाश के उपस्थिति में ही अधिकतम गतिविधियों में भाग लेते हैं। और अगर पृथ्वी की बात करें तो देखिए, पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है सूर्य। पृथ्वी के लिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। और प्रकाश पृथ्वी को भेद नहीं सकता है, इसलिए रात जो होता है, रात की वजह यही है कि रात में सूर्य का प्रकाश जो है सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, या जहाँ पर आप हो वहाँ पे नहीं पड़ पाता, और वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। और उसके लिए जो है वस्तुओं को देखने के लिए एलईडी, ट्यूबलाइट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, वेब नेचर हमको पढ़ना है यहाँ पर, लेकिन वेब नेचर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, इसका इतिहास जो है लाइट का बड़ा ही रोचक रहा है। आप कह सकते हो कि लाइट जो है पार्टिकल है या फिर लाइट वेव है। इसकी संरचना किस तरह से है, इसका रंगों के साथ क्या रिश्ता है। आप कह सकते हो कि देयर आर मेनी क्वेश्चन विच ऑलवेज एक्साइट द लवर्स ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो प्रकाश है ये कण या तरंग, प्रकाश कण के रूप में है या तरंग के रूप में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली थ्योरी जो आई थी वो न्यूटन की आई थी, और न्यूटन की जो थ्योरी का नाम था वो था न्यूटन के कणिका का सिद्धांत। देखिए, इनका नाम था, इनके थ्योरी का, न्यूटन के कणिका का सिद्धांत। कणिका का सिद्धांत न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। तो ये जो न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी थी, इनका कहना था कि ये जो लाइट है, ये लाइट प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, कणों के रूप में होता है। जैसे आप रे पढ़े हो, किरण पढ़ चुके हो, तो जो किरण आती है उसके पीछे जो है एक पार्टिकल, फिर उसके पीछे एक पार्टिकल, पार्टिकल का इस तरह से समूह होता है। ये न्यूटन महोदय का कहना था। और देख लीजिए, प्रकाश के प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये आप पढ़ चुके हो। परावर्तन, ये परावर्तन की व्याख्या न्यूटन अपने कर्पस्कुलर थ्योरी से किए थे। और रिफ्रैक्शन ये भी आप पढ़ चुके हो। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इसकी व्याख्या भी न्यूटन अपने कर्पस्कुलर थ्योरी से किए थे। लेकिन ये जो व्याख्या किए थे ये सही व्याख्या नहीं थी। ये अपनी थ्योरी जो है 1675 में दिए थे।
और इसी के 3 साल पश्चात जो है, इसी के 3 साल पश्चात हाइगेंस नामक साइंटिस्ट जो है अपनी वेब थ्योरी दिए थे। लेकिन देखिए जो ये न्यूटन थे, न्यूटन ग्रेविटेशनल का खोज किए थे और उस समय जो है न्यूटन को मानने वाले बहुत अधिक लोग थे, इनकी थ्योरी को अधिक मान्यता मिलती थी। जबकि 3 साल बाद यानी 1678 में हालैंड के साइंटिस्ट सर हाइगेंस ने अपनी वेब थ्योरी प्रस्तुत किए थे और अंतर तो 3 साल का ही था, लेकिन काफ़ी वर्षों तक जो है ये हाइगेंस के थ्योरी को मान्यता नहीं मिल रही थी। जब इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और विवर्तन का डिस्कवर किया गया तो वहाँ से जो है देखा गया कि व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या जो है हाइगेंस की थ्योरी से हो जा रही थी आसानी से, तो इनकी थ्योरी को मान्यता दी गई। अब देखिए, अगर हाइगेंस की थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और लाइट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। वैसे 2 प्रॉपर्टी तो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, और आप कह सकते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इसके अनुसार, या फिर और आप कह सकते हो प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्जन होता है प्रकाश से, और आप कह सकते हो प्रकाश से व्यतिकरण होता है। अब ये देख लीजिए, आपका नया शब्द आ रहा है व्यतिकरण। ये जो व्यतिकरण है इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस क्या होता है देखिएगा, जब 2 प्रकाश स्रोत किसी समांग माध्यम में समान कला में चलते हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो रिजल्टेंट लाइट मिलता है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है लाइट की, वो कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट पर मिनिमम होती है। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को जो है इंटरफेरेंस कहा गया। और देख लीजिए आपका है फिर डिफ्रैक्शन है, ये सब हम चैप्टर वाइज आगे पढ़ेंगे। फिर आगे आपका डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में देख लीजिए, आप कह सकते हो कि जब लाइट जो है किसी अवरोध अथवा तीक्ष्ण किनारों से टकरा के मुड़ जाए तो इस फिनोमिना को कहा जाता है लाइट का डिफ्रैक्शन। और देख लीजिए आपका होता है एक पोलराइजेशन होता है, लाइट का पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवण। तो ये जो ध्रुवण होता है इसमें देख लीजिए टूरमैलिन नामक का एक क्रिस्टल होता है, और ये जो क्रिस्टल होता है, ये जो टूरमैलिन का क्रिस्टल होता है, ये इस प्रकार होता है कि इसके जो अक्ष होते हैं ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि अगर कोई भी लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो ये जो वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ये केवल उन्हीं वाइब्रेशन को अपने से पार होने देता है जो इस टूरमैलिन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, बाकी को ये लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस घटना को बताया गया पोलराइजेशन, ये ध्रुवण, इसको कहा गया प्रकाश का ध्रुवण। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं हाइगेंस की थ्योरी की। आगे देखिए, हाइगेंस वेव थ्योरी। ये जो हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत है, ये देखिए अभी बताए थे जैसा कि 1678 ईस्वी में हालैंड के साइंटिस्ट थे हाइगेंस। इन्होंने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। और इनके अनुसार जो है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश देखिए, इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब तरंगों के रूप में चलता है, जिस समय ये अपनी थ्योरी दिए थे, हाइगेंस नामक साइंटिस्ट जब अपनी थ्योरी दिए थे तो उस समय केवल मैकेनिकल वेव का ज्ञान था।
आप कह सकते हो यांत्रिक तरंगों का ज्ञान था। और जैसा कि आप पढ़ भी चुके हो कि यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब अगर उस समय यांत्रिक तरंग का ज्ञान था और इनका कहना है कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो है मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। पूछा गया भैया तो तब तो मीडियम भी इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक काल्पनिक माध्यम ईथर को उनका कहना था कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, आप कह सकते हो ईथर। ईथर जो है हर पदार्थ में प्रवेश कर सकता है, हर जगह मौजूद है। और उसी ईथर की कल्पना किए और कहे कि उस ईथर में जो है लाइट ट्रेवल कर सकती है। अब देखिए इनकी ये जो ईथर की थ्योरी बताए थे कि सब जगह ईथर है, इसको फिलहाल बाद में ये गलत साबित हुआ था, लेकिन हम लोग इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अभी ईथर के बारे में जान लेते हैं कि इनका कहना क्या था। देखिए जब ये कहे कि हर जगह ईथर है और जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड होती है, अगर हम एयर और फ्री स्पेस की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब देखिए जब पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी तो बहुत अधिक है और अगर मीडियम है तो मीडियम में इतनी अधिक स्पीड किस तरह से लाइट की आई है, तो उनका कहना था कि जो मीडियम का डेंसिटी होता है डी, ये जो मीडियम का डेंसिटी है ये बहुत कम होता है और जो मीडियम का इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। अब देखिए डेंसिटी को कम बता रहे हैं और इलास्टिसिटी को ये मैक्सिमम बता रहे हैं। जब इलास्टिसिटी मैक्सिमम है और आप इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में आप मैकेनिकल वेव की स्पीड के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, v √E/d, जहाँ E जो है प्रत्यास्थता गुणांक और d जो है डेंसिटी है, घनत्व है। अब देखिए जब E का मान बहुत अधिक बताए और D का मान बहुत कम बताए तो इस फार्मूले से स्पष्ट हो रहा है E का मान अधिक, D का मान कम, तो जो V का मान मिलेगा, V का मान हमको बहुत अधिक ही मिलेगा, अधिक ही मिलेगा। तो बताया गया इस तरह से कि जो इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। ये था हाइगेंस के वेव थ्योरी, हाइगेंस की वेव थ्योरी। अब देखिए हाइगेंस ने ही अपने फर्स्ट थ्योरी में कुछ करेक्शन करके जो है एक थ्योरी और दिए जिसे कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी। अब सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक और देखेंगे थोड़ा सा, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट को देखने के बाद सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। तरंगाग्र देखिएगा, तरंगाग्र वेव फ्रंट, तरंगाग्र, ये देखिए तरंगाग्र क्या होता है। आप कह सकते हो कि जब कोई भी लाइट सोर्स हो, ये देखिए कोई लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स चारों दिशाओं में इस तरह से लाइट को एक्सप्रेस कर रहा है, या आप कह सकते हो लाइट वेव के फॉर्म में सभी दिशाओं में इस तरह से ट्रेवल होता है। और ये जो मीडियम है, मीडियम में ट्रेवल हो रहा है वेव। अब अगर हम किसी क्षण माध्यम के किसी भी बिंदु पर, माध्यम के किसी भी बिंदु पर जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, उन पार्टिकल को एक ही फेज में लेते हैं, सब पार्टिकल को, तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ हमको मिलता है, यही काल्पनिक पृष्ठ हमको कहलाता है वेव फ्रंट। यही काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है वेव फ्रंट। देखिए एक बार फिर से आप देखिए, जैसे अगर किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो वहाँ पर कुछ इस तरह से देख लीजिए डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और ये जो डिस्टरबेंस है,
अब तालाब जो है वो मीडियम का कार्य कर रहा है और ये पत्थर फेंकने से जो डिस्टरबेंस हो रहा है, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो माध्यम में, किसी माध्यम में, देखिए माध्यम आपका तालाब हो गया, किसी माध्यम में किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। समान कला का मतलब है, कला क्या होता है, किसी भी कण की या वेव की कह सकते हो कि डायरेक्शन और पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ से जो वाइब्रेशन हो रहा है, जितने टाइम में ये वाइब्रेशन यहाँ पर पहुँचा है उतने टाइम पर ये यहाँ का इधर वाला यहाँ पर पहुँचा, इधर वाला यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये सब एक ही टाइम पर हैं। तो एक ही टाइम पर जब ये है तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं सेम फेज। और ये हम काल्पनिक पृष्ठ अगर देखें तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस पर जितने भी पार्टिकल हैं सब सेम फेज में हैं और ये जो हमको मिलता है इसी को हम लोग नाम दिए हैं वेव फ्रंट। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए हमको वेव फ्रंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसके बीच में नहीं मिल सकता, इसके बीच में भी वेव फ्रंट मिल सकता है, इसके बीच में भी वेव फ्रंट मिल सकता है। मीडियम में तो ऐसा है नहीं कि केवल इतने कण हैं, यहाँ सब भी पार्टिकल हैं। तो हर जगह आपको इस तरह से वेव फ्रंट मिलता जाता है। ये जो वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट को कहा जा सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। ये देखिए जो तरंगाग्र होता है आपका, तरंगाग्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है गोलीय तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र और एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र। आप देखिए तीनों के बारे में देख लीजिए कि कब स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा और कब प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा और कब जो है बेलनाकार या आप कह सकते हो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। देखिए अगर आपके पास कोई भी लाइट सोर्स है और वो लाइट सोर्स पॉइंट लाइट सोर्स है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो बिंदुगत प्रकाश स्रोत है, यानी एक आप कह सकते हो आपके पास छोटा सा बल्ब हो और वो जले तो ये बिंदुगत प्रकाश स्रोत कहलाएगा और ये चारों दिशाओं में प्रकाश जो है इस तरह से फैलाएगा। तो यहाँ से जो वेव फ्रंट मिलेगा हमको कुछ इस तरह से, ऐसे मिलता जाएगा इस तरह से। तो जो इस प्रकार का वेव फ्रंट हुआ, इसी वेव फ्रंट को हम बोल रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर कोई लाइट सोर्स हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ये देखिए प्लेन लाइट सोर्स हो, इसके एक तरफ जो है यहाँ पर कह सकते हो कि बल्ब दिखाए जाएं और एक तरफ से ये जब जलेगा तो लाइट जो है इस तरह से आगे की तरफ निकलेगी और जब लाइट आगे की तरफ निकलेगी तो हम सेम फेज में पार्टिकल को लेते हैं मीडियम में, तो हमको वेव फ्रंट जो मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। वेव फ्रंट हमको कुछ इस तरह से मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये मिलता जाएगा। तो ये जो मिल रहा है इसी को बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो इसका ये है, जबकि वेव फ्रंट जो मिल रहा है, वेव फ्रंट देख लीजिए हमको इस तरह से मिल रहा है और डायरेक्शन ये है। तो इतना ध्यान देना, डायरेक्शन क्या शो करता है। डायरेक्शन, अगर आप बात करते हो रे की, किरण, किरण क्या है, तो किरण जो है प्रकाश की दिशा को निर्धारित करती है। प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा को बताती है। अब देखिए ये अगर वेव फ्रंट है तो इस संचरण की दिशा लेते हैं, संचरण की दिशा जो है इसके जो है परपेंडिकुलर है, ये देखिए इसके लंबवत है। तो हमेशा याद रखना कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र के लंबवत जो है किरण होती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लेते हो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी आपका रे जो होगा वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये लाइट की अगर डायरेक्शन है तो लाइट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अब देखिए वेव फ्रंट जो हमको मिल रहा है वो इस तरह से ऐसे मिला है। यहाँ पर अगर एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप कहीं पर भी इस तरह से निकालोगे तो ये 90 डिग्री होगा। हमको वेव फ्रंट ऐसे मिल रहा है, बट जो लाइट की डायरेक्शन है
वो कुछ इस तरह से है। अगर आप देखिए तीसरा, ये तो आपका पहला स्फेरिकल हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। दूसरा, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो देखिए तीसरा जो वेव फ्रंट होता है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। बेलनाकार तरंगाग्र आप किसे कह सकते हो कि आपका जो लाइट सोर्स होना चाहिए वो सिलिंड्रिकल होना चाहिए। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या हुआ कि लाइट सोर्स जो हो, प्रकाश स्रोत जो हो, वो देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब ये जो प्रकाश स्रोत लिया गया है, यहाँ पर भी बल्ब हो, यहाँ पर भी हो, और ऐसा नहीं केवल आगे, इसके साइड में और पीछे भी दिखाया जाए। तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो लाइट कुछ इस तरह से देखिए निकलेगी, कुछ लाइट जो है इस तरह से निकलेगी, ऐसे करके कुछ इस तरह से, और फाइनल वेव फ्रंट जो हमको मिलेगा यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेगा। ये देखिए ऐसे ये मिलता जाएगा ये वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा, ये वेव फ्रंट जो होगा ये कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। अब आप कह सकते हो कि तीन प्रकार के ये आपके वेव फ्रंट थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब हम बात करते हैं हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी। देखिए हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी हम लोग देखते हैं। हाइगेंस ने अपने तरंगिका के सिद्धांत में कुछ करेक्शन करके एक नई थ्योरी का प्रतिपादन किए, जिसे कहते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। और द्वितीयक तरंगिका का जो सिद्धांत था, इनका कहना था कि कोई भी प्रकाश स्रोत हो, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक कैंडल है, चलिए इस तरह से ले लेते हैं, आपके पास एक कैंडल है, ये देखिए कोई भी इस तरह से प्रकाश स्रोत हो, और ये प्रकाश स्रोत जो है सभी दिशाओं में यहाँ से लाइट निकलती है। इनका कहना था कि ये जो लाइट निकलती है ये तरंगों के रूप में चलती है, और माध्यम में किसी क्षण किसी काल्पनिक पृष्ठ पर खींचा गया, ऐसा कह सकते हो किसी बिंदु पर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं, वो तरंगाग्र कहलाता है। ये देखिए तरंगाग्र की बात सेकेंडरी वेवलेट के थ्योरी में दिए थे, इस वजह से तरंगाग्र को पहले बता दिया गया है। और इनका कहना था कि ये जो तरंगाग्र होता है, जैसे देख लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है। अब यहाँ से लाइट ऐसे चारों दिशाओं में चल रही है, ये वेव फ्रंट हम लोग शो कर लिए हैं। इस वेव फ्रंट ये जो मिला है, इस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल नहीं, इस तरह से देख लीजिए बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये जितने पार्टिकल होते हैं ये पुनः नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। यही इनका कहना था सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी में, कि ये जो इस पर स्थित कण होते हैं ये कण नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अगर देख लीजिए ये कण नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे तो जैसे कि जो पहला प्रकाश स्रोत था, इससे चारों दिशाओं में ऐसे वेव फ्रंट हमको मिल रहा था, तो अगर इस पर कोई नया प्रकाश स्रोत कार्य करेगा नया प्रकाश स्रोत की तरह, तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, ऐसे वेव फ्रंट ऐसे मिलता जाएगा। जैसे आप ऐसा क्यों होता है देख लीजिए, इसका आप कह सकते हो दैनिक जीवन में देख सकते हो कि रूम है, अब रूम में आप लाइट ऑन करते हो, लाइट ऑन करने के बाद पता चला कि लाइट इधर है, लाइट को ऑन किए हैं, अंधेरा है पहले और लाइट इधर है, लाइट को ऑन किए, चलिए ये हमारा मार्कर है। तो क्या मार्कर केवल हमको इसी तरफ दिखता है, इस तरफ मार्कर नहीं दिखता, जबकि लाइट हम यहाँ पर ऑन किए हैं? ऐसा तो नहीं होता, इधर भी दिखने लगता है, इस साइड में दिखने लगता है, बल्ब हमारा इधर है रूम के, लेकिन इसके अलावा जो है ये वाला पृष्ठ भी दिखने लगता है। तो ये वाला पृष्ठ दिखने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लाइट चलती रहती है और जितने भी वेवलेट मिलते हैं उस वेवलेट पर जो पार्टिकल होता है वो नए लाइट सोर्स की भांति बिहेव करने लगता है और वो आगे गया। इस तरह से देखिए पता चला कोई ये रूम है और यहाँ पर ये हो गई खिड़की, खिड़की के बाहर कोई लाइट सोर्स है यहाँ पर, और जब लाइट सोर्स है तो यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट ये मिल रहा है हमको। अब ये रूम के अंदर आया, यहाँ पर देख लीजिए सब पे तो हम इस तरह से पार्टिकल मिलते जाएंगे और ये पार्टिकल नए
प्रकाश स्रोत की भांति बिहेव करेंगे। अब नए प्रकाश स्रोत की भांति बिहेव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ऐसे आगे जाएगा, ये इधर वाला ऐसे आगे जाएगा, बीच में जो है कुछ ऐसे आगे जाएगा और लाइट जो है लगभग कुछ ना कुछ पूरे रूम में पहुंच जाती है। तो यही चीज़ ये बताए थे हाइगेंस महोदय। अब देखिए इनका कहना था कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट होता है, अगर ये आगे की तरफ चलता जाए और किसी क्षण हम यहाँ से इसका तरंगाग्र खींचें, या हम कह सकते हो माध्यम के इसके द्वारा जितने कण हैं माध्यम में किसी भी बिंदु पर दूसरा काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं तो वो जो हमारा होगा वो भी एक नया तरंगाग्र बनेगा, और ये जो नया तरंगाग्र बनता है इसी नए तरंगाग्र को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं, या द्वितीयक तरंगाग्र कह सकते हो, इसी को कहा जा सकता है द्वितीयक तरंगाग्र। और जो तरंगें ये आगे चलती हैं यहाँ से, इन तरंगों को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं, इसको कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये थी हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसकी व्याख्या की गई थी। अब देखिए ये जो हेडिंग हमको पढ़ना है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। दो हेडिंग इसमें है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक परावर्तन की व्याख्या और एक अपवर्तन की व्याख्या। ये लगभग आउट क्वेश्चन होता है, तो आप देखिएगा इसको। देखिए परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार किए थे। ये देखिए कोई भी परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, यहाँ पर कोई एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं कुछ इस तरह से, एक तरफ ये देख लीजिए कलई किया हुआ है कुछ इस तरह से, और इस पृष्ठ को हम लोग मान लेते हैं एक्स डैश। अब देखिए इस पर कोई भी वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है, मान लेते हैं कि इस पर जो लाइट आ रही है वो लाइट सन से आ रही है। अब ये जो सन से लाइट आएगी, अगर हम आपसे पूछें कि इसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा, ये वेवफ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन वेवफ्रंट बनेगा या स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, या आप सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट कह सकते हो, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बनेगा, तो आप यहाँ पर तो कहोगे कि यहाँ पर जो वेवफ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा। लेकिन ये जो सन है ये अर्थ से इसकी जो दूरी है ये बहुत अधिक है, और जब ये दूरी बहुत अधिक है तो ये अर्थ तक आते आते जो वेवफ्रंट हमको मिलेगा वो वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा। ये इस तरह से देख लीजिए, ये ऐसे आता गया इस तरह से ये चीज़, और आते आते जो है दूरी इतना ज़्यादा है कि ये हमको लगेगा कि ये प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, समतल आ रहा है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं या प्रकाश तरंगें आती हैं तो जो तरंगाग्र वहाँ पर हमको मिलता है वो समतल होता है। अब देखिए यहाँ पर समतल तरंगाग्र की हम बात कर रहे हैं कि समतल तरंगाग्र इस पर इंसिडेंट होता है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से समतल तरंगाग्र इंसिडेंट होता है, समतल तरंगाग्र आपतित होता है, और इसका जो नाम है, नाम हम कुछ रख लेते हैं, चलिए ए बी। एक समतल तरंगाग्र है ए बी, एक समतल तरंगाग्र ए बी है, और जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर इस पर देखें तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा ऐसे, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अब देखिए डायरेक्शन यही है कुछ इस तरह से, इसको अगर हम आगे की तरफ ले जाएं तो कुछ इस तरह से ये जाएगा सीधे। अब देखिए पहले अगर हम कहें सरफेस पे पहले तरंगाग्र का कौन सा सिरा इंसिडेंट हुआ, ए या बी, तो स्पष्ट हो रहा फिगर से कि पहले जो है इंसिडेंट कौन हो रहा है, ए हो रहा है। और इस पॉइंट पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें आपतन कोण कौन है, तो आपतन कोण देखिए अभिलंब
और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसी को कहा जाता है आपतन कोण, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई लिख लेते हैं। अब ये दूसरे पृष्ठ पर पड़ा, उससे पहले यहाँ से इस वेव फ्रंट का यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से देखिए होता है, ये ऐसे इस पर इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ और यहाँ से ये इस पर इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है। देखिए B, इसको हम लोग लिख लेते हैं A डैश, इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं A डैश। B A डैश जितना डिस्टेंस है, B A डैश जितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस लेकर इस A को केंद्र मानकर इस पर हम एक चाप लगा लेते हैं। और ये जो चाप लगाते हैं, ये देख लीजिए, इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पर ऐसे एक चाप लगा रहे हैं, गोलीय चाप आप कह सकते हो, इस तरह से दिखाया गया है। और A से इससे हम स्पर्शी रेखा इस तरह से एक दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये जो हमको स्पर्शी रेखा मिल रहा है, ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। नई स्थिति का मतलब हो गया कि ये द्वितीयक तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये द्वितीयक तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए, द्वितीयक तरंगाग्र को ये प्रदर्शित करेगा। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा करें इस तरह से, तो ये देख लीजिए आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और इसके बीच जो एंगल होगा ये R होगा हमारा रिफ्लेक्शन एंगल। अगर हम कहें कि ये पूरा कोण भी I है, ये पूरा कोण भी I है, और यहाँ से ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण भी कितना है, R है। बिल्कुल कह सकते हो। किस तरह से, देख लीजिए, ये जो लाइन शो की गई है दोनों, ये देख लीजिए पैरेलल है, और यहाँ से ये भी दोनों लाइन पैरेलल है। और ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रा किए हैं, इसको हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो देख लीजिए दो समांतर, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है। तो ये एंगल आपका I होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, I होगा। और आप लोगों को हम बताए हैं कि ये जो रे होती है, रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन दिखाए हैं, डॉटेड लाइन का इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर जो एंगल पूरा बनेगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे भी देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश, दिस एंगल I एंड दिस 90 डिग्री। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस I, 90 माइनस I। और ये पूरा कोण कितना है, पूरा कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, I। ठीक उसी तरह से इसको भी आगे बढ़ाकर हम इसका मान निकाल सकते हैं, R के बराबर आएगा। फिलहाल ये सब आपके समझने के लिए केवल है, फिगर में हम केवल इतना ड्रा कर लेते हैं, ये सब ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बताया जा रहा था कि कैसे ये I लिखा गया है और कैसे ये R लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड हम लोग ले लेते हैं कितना, v। लाइट कहें या वेव कहें, वेव की जो स्पीड है, लाइट वेव की जो स्पीड है वो स्पीड v है। और ये v स्पीड से लाइट जो ट्रेवल कर रही है B से A डैश तक जाने में t टाइम लेती है, B से A डैश तक जाने में t टाइम लेती है। अब अगर हम आपसे पूछें कि B A डैश का मान कितना है, तो B A डैश क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस बराबर आप फार्मूला पढ़ चुके हो, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, स्पीड कितना है, v है, और कितने टाइम में B से A डैश तक पहुंच रहा है, t। तो B A डैश का जो मान आया, B A डैश का जो मान निकल रहा है, B A डैश का मान v इंटू टी, या आप कह सकते हो vt। और vt जितनी दूरी ये तय किया था, vt दूरी
ए को केंद्र मानकर यहाँ पर एक हम लोग चाप लगाए हैं और फिर यहाँ से एक स्पर्शी रेखा खींच दिए हैं। ये जो वेव फ्रंट मिला है ये पहला वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हुआ था और यहाँ से ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और हमको ये जो वेव फ्रंट मिल रहा है ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है, द्वितीयक तरंगाग्र यही आपको मिल रहा है। अब देखिए अगर ये एंगल की बात करते हैं कितना है, तो वेव फ्रंट ये है, वेव फ्रंट ये है और लाइट की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना होगा, वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर होता है रे, तो ये एंगल हुआ आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी डैश। तो देखिए दो ट्रायंगल इसमें हम लोग ले रहे हैं, ए बी ए डैश त्रिभुज, ए बी ए डैश एंड त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। दोनों त्रिभुज में आप देखिए कोण ए बी ए डैश, ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश, कोण ए बी डैश ए डैश, ये कोण लिया गया है और ये कोण लिया गया है। दोनों कोण बराबर हैं और किस तर्क से बराबर हो रहा है, आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 90 डिग्री या समकोण, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये जो चाप लगाया गया था ये कितने डिस्टेंस का लगाया गया था, VT का, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी डैश बराबर VT और किसके बराबर था, बी ए डैश, ए बी डैश बराबर बी ए डैश। ये किस तर्क से हम बराबर किए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों VT के बराबर, दोनों VT के बराबर। एक चीज और देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल में हमको क्या मिल रहा है, ए डैश बराबर ए डैश, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है। देखिए चाहे आप ये वाला त्रिभुज लीजिए इसमें भी ए डैश है, चाहे ये वाला त्रिभुज लेते हैं इसमें भी ए डैश है, तो ए डैश कॉमन है। और ये अगर समकोण त्रिभुज की बात करें ये कंडीशन है, इस तरह से कंडीशन हमको मिला है, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस कंडीशन में त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो क्रमशः है या दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण हैं आप कह सकते हो, ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये I बराबर हम लोग लिख सकते हैं R के, I बराबर R के, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण I बराबर लिख सकते हैं कोण R के। और परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम तो यही कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं अतः आपतन कोण इन ब्रैकेट I लिख लीजिए यहाँ पर इक्वल टू परावर्तन कोण यहाँ पर इन ब्रैकेट R कर लेते हैं। ये देख लीजिए जो हमको मिला, यहाँ से हम लोग परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी से कर डाले हैं कि किस तरह से I इक्वल टू R मिल रहा है। आगे देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपवर्तन की व्याख्या। देख लीजिए अपवर्तन की व्याख्या किस तरह से की गई है। देखिए इसमें अपवर्तन की व्याख्या के लिए फिगर बना रहे हैं। ये देख लीजिए माध्यम को डिवाइड कर रहा है, एक पारदर्शी माध्यम इधर है और एक माध्यम नीचे है। चलिए पहले को हम लोग लिख लेते हैं माध्यम एक, और इसको लिख लेते हैं नीचे वाले को माध्यम दो।
नीचे वाला दूसरा माध्यम है, और ऊपर वाला जो माध्यम है इसको हम लोग लिख लेते हैं माध्यम विरल, और नीचे वाले को लिख लेते हैं सघन। जैसे वहाँ पर कोई भी वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं कि कोई भी वेव फ्रंट इस तरह से इंसिडेंट होता है, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, और ये आगे आता है। अब यहाँ पर तो अब की बार परावर्तन नहीं होगा, नॉर्मल आप ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो। अब की बार देख लीजिए परावर्तन नहीं होगा क्योंकि माध्यम पारदर्शी है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा है लाइट। तो यहाँ पे ये जो दूसरा माध्यम है ये कैसा है, सघन है। सघन है तो नॉर्मल की तरफ ये कुछ बेंड होगा इस तरह से, और यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रा कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर भी इसकी तरफ कुछ बेंड होगा ये लाइट। अब देखिए ये जो पहला मीडियम है इसको हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी अपवर्तक पृष्ठ x डैश है, और इस पर कोई भी वेव फ्रंट AB इंसिडेंट होता है। ये पॉइंट चलिए A डैश लिख लेते हैं, और B डैश अभी बाकी है। अब देखिए चूंकि माध्यम अलग अलग है, एक माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो इसमें जो लाइट की स्पीड होगी, एक में लाइट की स्पीड को हम लोग v1 मान लेते हैं, दूसरे में जो लाइट की स्पीड है v2 मान लेते हैं। आपसे पूछे किसका मान ज़्यादा होगा तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि v1 का मान जो होगा v2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब देखिए पहले अपवर्तक पृष्ठ पर तरंगाग्र का ए सिरा आपतित हो रहा है, जब ये दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी जो चाल होगी, यहाँ से इसकी जो चाल होगी, इसकी चाल घट जाएगी। यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं तो निकलेंगी, लेकिन द्वितीयक तरंगिकाओं की जो चाल होती है वो प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल के बराबर तब होती है जब माध्यम बदलता नहीं है, जैसे कि परावर्तन में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, और अगर माध्यम बदल रहा है तो प्रकाश की जो चाल होगी वो चाल भी बदल जाएगी। और किस तरह से बदल जाएगी वो डिपेंड करता है मीडियम पर कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है। तो मीडियम यहाँ पर डेंसर है तो स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। अब देखिए जब स्पीड इसकी घटती है, इसकी स्पीड तो घट गई है, लेकिन B वाला यहाँ पर है, इसकी स्पीड नहीं घटी है, इसकी स्पीड v1 है, और ये v1 स्पीड से जाता है। तो ये जो BA डैश का मान है, अगर हम आपसे पूछे BA डैश का मान कितना है तो आप बता सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि B से A डैश तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है, इसको B से A डैश तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है। आपसे हम पूछें कि बताइए B A डैश का मान कितना है, B A डैश का मान कितना है, तो आप क्या बताओगे? B A डैश का जो मान निकलेगा वो मान आएगा v1 इंटू t, दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब अगर आपसे पूछें कि t समय में A से कितनी दूर दूसरे माध्यम में वेव फ्रंट ये जा रही है, सेकेंडरी वेवलेट जो है, तो हम लोग निकालते हैं दूसरे मीडियम के लिए। तो दूसरे मीडियम में अगर स्पीड v2 है और t टाइम में ही निकालना है तो जाहिर सी बात है दूसरे माध्यम में ये कितना दूरी तय करेगा, v2t। आपसे हम पूछें कि पहला मान ज़्यादा है कि दूसरा मान ज़्यादा है, तो आप स्पष्टतः बता सकते हो कि ये पहला मान जो होगा ये ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि t दोनों में समान है और v1 का मान ज़्यादा है, तो ये पूरा मान ज़्यादा होगा और ये मान कम होगा। अब ये जितना मान मिलता है हम लोग प्रकार लेते हैं, और यहाँ से जो है ये जितना v2t दूरी का यहाँ पर एक चाप लगा लेते हैं। यहाँ पर एक चाप लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसको मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे कुछ मिला देते हैं इस तरह से, और यही पॉइंट हमारा है B डैश। ये जो A डैश B डैश मिलता है, A डैश B डैश जो मिलता है, यही आप कह सकते हो नया तरंगाग्र मिलता है। यही जो है नया तरंगाग्र मिलता है, नया तरंगाग्र मिलता है। न्यू वेव फ्रंट हमारा होता है A डैश B डैश। अब देखिए ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल है I, तो ये एंगल कितना होगा I। यहाँ पर अगर हम बात करें R कौन है, तो ये देख लीजिए रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये कितना होगा R।
उसी तरह से ये वाला जो एंगल हमारा मिलेगा ये कितना होगा, R मिलेगा। आप अगर कहते हो किस तरह से ये I आया तो आप आगे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा के चेक कर लीजिए किस तरह से मिला है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा, ये एंगल I है तो ये एंगल आपका कितना होगा I, और ये एंगल आपका 90 डिग्री तो ये एंगल हुआ 90 माइनस I, ये पूरा 90 है तो ये आपका कितना आएगा, I आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर R के लिए भी निकाल सकते हो। अब देख लीजिए दो ट्रायंगल यहाँ पर हमको मिला है, दो ट्रायंगल जो मिल रहा है वो कौन कौन सा है, देख लीजिएगा एक मिनट। दो ट्रायंगल है, ये जो ध्यान दीजिएगा V2T जो लिखे थे, V2T किसका मान है, ए बी डैश का, ए बी डैश का मान है ये V2T। V2 इंटू T जो है ये ए बी डैश का मान मिला था। दूसरे माध्यम में कितनी डिस्टेंस A से ट्रेवल करेगी लाइट। अब देखिए त्रिभुज लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, दोनों त्रिभुज में लेते हैं तो देखते हैं हम लोग। चलिए साइन लेते हैं, x था यहाँ पर, हम लोग लेते हैं साइन I बराबर, साइन I अगर यहाँ से निकालते हैं तो साइन I बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब देखिए इसमें क्या है, लंब क्या है बी ए डैश बटे, अगर कर्ण की बात करें कर्ण क्या है, कर्ण ए डैश और बी ए डैश किसके बराबर है देखिएगा यहाँ पर, या तो रहने दीजिए इसी को आपको इक्वेशन दे दो, चलिए इसी को इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। और दूसरे ट्रायंगल में जब हम साइन R निकालेंगे, साइन R बराबर भी वही प्रक्रिया लंब बटे कर्ण। चलिए फिगर देख के आप लोग बता सकते हो कितना आएगा, फिगर देख लीजिए, बी ए डैश लंब, साइन R का मान निकाल रहे हैं तो लंब मिलेगा ए बी डैश बटे कर्ण कितना मिला है ए डैश। इक्वेशन सेकंड, दो समीकरण मिल गए हैं और यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर लेते हैं, हमको मिलेगा साइन I बाई साइन R इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा बी ए डैश बटे ए बी डैश, और मान रखते हैं बी ए डैश का मान देख लो कितना मिला है, बी ए डैश का मान मिला है V1T और ए बी डैश का मान कितना मिला है V2T। T से T कैंसिल, हमको क्या मिल रहा है, मिल रहा है साइन I बाई साइन R इक्वल टू V1 बाई V2, V1 बाई V2। अब देखिए लाइट पूरे मीडियम में चाहे जिस तरह से जाए, चाहे जितने एंगल पर गिरे, हमको ये क्या मिलेगा, साइन I बाई साइन R इक्वल टू हमेशा V1 बाई V2। ऐसा तो है नहीं कि इस मीडियम में यहाँ पर V2 कुछ और है और यहाँ पर V2 कुछ और है, जब मीडियम वही है तो V1 बाई V2 का मतलब क्या हुआ कि ये मान जो हमको मिला ये क्या हुआ, कांस्टेंट, ये हमको क्या मिलेगा, नियतांक मिलेगा। और इसी नियतांक को कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R इक्वल टू, वैसे जब कांस्टेंट मिल रहा है तो यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है, या हम इस कांस्टेंट को जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तो लिख सकते हैं n बराबर साइन I बाई साइन R। देखिए आप लोग रे ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर फार्मूला भी लगाते हो कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यहीं से ये आपका लिया जाता है कि n बराबर जो आप लेते हो V1 बाई V2, n बराबर V1 बाई V2, n जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और ये पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से देखिए लेते हैं, ये आपका सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी से हाइगेंस के अपवर्तन की व्याख्या हो गई है। इसमें देख लीजिए जो हाइगेंस की ये थ्योरी है, इसका एडवांटेज अगर हम लोग देखें तो आप कह सकते हो कि इसकी जो थ्योरी है ये अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या
और इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और विवर्तन, इन सब का व्याख्या करने में ये सफल थ्योरी रही है। और अगर हम बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण की, तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में ये थ्योरी असफल हुई है। असफल क्यों हुई है ये थ्योरी? क्योंकि प्रकाश के ध्रुवण में केवल जो क्रिस्टल होता है उसके समांतर जो वाइब्रेशन होता है वही उसको क्रॉस कर पाता है क्रिस्टल को, जबकि अदर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले लाइट जो है दूसरे तरफ नहीं जा पाते। और इनका जो कहना था हाइगेंस महोदय का कि ये जो लाइट है ये मैकेनिकल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी आई उसमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये अनुदैर्घ्य ना होकर अनुप्रस्थ होते हैं। तो लाइट जो है, लाइट भी अनुप्रस्थ तरंग है। पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग, ऑप्शन में आपका रहता है। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही क्लिक करोगे, नहीं तो आपको अनुप्रस्थ ही लगाना है। देखिए इनकी और जो थ्योरी थी, ईथर की कल्पना की। माइकलसन मोर्ले नामक साइंटिस्ट आए और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है ये ईथर की जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना किए थे उसको गलत साबित किए माइकलसन मोर्ले ने। और आप कह सकते हो पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए कोई भी लाइट जो है जब किसी भी मेटल पर इंसिडेंट कराई जाती है और ये जो लाइट इंसिडेंट कराई जाती है इसकी जो फ्रेक्वेंसी हो, ये कह सकते हो उपयुक्त प्रकाश, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हो, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये जो है 1902 में लेनार्ड नामक साइंटिस्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताए थे, लेकिन इसका सही व्याख्या करने में असफल रहे थे ये भी, लेनार्ड भी। और 1905 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक इक्वेशन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने रूल थे सब रूल को जो है बता डाले थे। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। देखिए आगे इसमें हमारे ख्याल से एक हेडिंग और बचा है, ऑप्टिकल पाथ। इस चैप्टर में एक हेडिंग और बचा है, ऑप्टिकल पाथ। प्रकाशिक पथ। ऑप्टिकल पाथ देख लीजिए क्या होता है। आप कह सकते हो कि किसी माध्यम में किसी समय में तय किया गया जो प्रकाशिक पथ होता है, किसी माध्यम में किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ निर्वात में उसी समय में निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी के ये समतुल्य होता है, उसी के बराबर होता है। अगर हम कहें कि कोई भी माध्यम है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v है और अपवर्तनांक उसका n है, तो n का मान कितना होगा? निर्वात से उस माध्यम में लाइट प्रवेश करती है तो n बराबर हम लोग लिखेंगे पहले माध्यम में, ये देख लीजिए आपका अगर निर्वात हो और नीचे जो है कोई भी माध्यम हो, यहाँ पर चाल c है, यहाँ पर चाल v है, लाइट जब इसमें इंटर करती है तो इसी दूसरे मीडियम का जो है हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि n बराबर जो होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी c/v। ये लिख सकते हैं, इतना माध्यम का अपवर्तनांक निकल गया। और माध्यम में t समय में
कितनी दूरी तय करती है। मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश t समय में d दूरी तय करती है, तो समय का मान अगर हम लोग निकालते हैं, समय बराबर हमारा होता है, देखिएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। हम किस में निकाल रहे हैं, माध्यम में निकाल रहे हैं। माध्यम में कितनी दूरी, d दूरी, चाल कितना v, तो समय t बराबर लिख सकते हैं, दूरी d है और चाल कितना है v, d बाई v लिख सकते हैं। और अब हमको लेना है कि t समय में लाइट निर्वात में कितनी चलती है, और t समय में अगर हम निर्वात में चली गई दूरी निकालते हैं, यही जो दूरी होता है निर्वात में, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक पथ बोल रहे हैं। उतने ही समय में निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाशिक पथ कहला रहा है। तो ये प्रकाशिक पथ उतने ही समय में यानी t समय में कहाँ पर, निर्वात में तय की गई दूरी, और ये प्रकाशिक पथ क्या है, दूरी ही निकाल रहे हैं। दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय, और निर्वात में चाल कितना है, c है, c इंटू टी बराबर t की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से लिख लेते हैं d बाई वी इंटू सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n इंटू v, v से v कैंसिल, यहाँ पर हमको मिलेगा एन डी। तो जो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑप्टिकल पाथ के लिए जो हमको फार्मूला मिला, प्रकाशिक पथ के लिए जो फार्मूला मिला, वो मिला किसके बराबर, एन डी के बराबर, जहाँ एन माध्यम का अपवर्तनांक है और डी माध्यम में तय की गई दूरी है। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर था वेब ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर आप कह सकते हो। अभी तो इसमें हमको और चैप्टर पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है और पोलराइजेशन पढ़ना है। तो ये जो आपका वेब थ्योरी था, वेब थ्योरी का जो हाइगेंस का पार्ट था, ये आपका समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस की, और देख लीजिए इसको आप बेहतर ढंग से जो रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन किया गया है उसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। रफली इम्पॉर्टेंट है, आउट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और देख लीजिए इसके साथ साथ जो है आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए करिए और कमेंट करिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में अंतर जो होता है, देखिए सजीवता की कमी होती है। जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें सजीवता की कमी होती है, और अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो उससे जो है कह सकते हो कि एक प्रकार की सजीवता बनी रहती है, और टीचर्स जो होते हैं वो हतोत्साहित नहीं होते हैं। अगर कहीं पर आपको समस्या होगी तो आप बताइएगा। फिलहाल मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।